Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनका इंटरव्यू हुआ था ब्रिकलेयर के लिए और उनके जो क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के वो भी हमने आपके साथ शेयर किए थे और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था और रिफ्यूज़ल लेटर भी हमने आपके साथ जो है वो अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था। और अब जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जो है वो अप्लाई किया है, जो कि आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूके स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें हमने इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है तो रिफ्यूज़ल लेटर आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके साथ साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर अगर आप विज़िट करें तो यूके स्किल वर्कर वीज़ा की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। उसी प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। And also subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. Give this video a big thumbs up, share our videos with your friends and also let us in the comment section अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेंट का नाम, उनके एप्लीकेशन नंबर और पर्सनल डिटेल्स मौजूद होती हैं जो कि हमने ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस उन सबको हाइड कर दिया है। एंड देन आपके पास आ जाता है द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन फॉर entry clearance to the United Kingdom as a skilled worker on 26/7/2024। 26 डेट को जो है उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी एंड द एप्लीकेशन सबमिट दैट ही रिसीव द डिसीजन ऑन 21 अगस्त। जुलाई में उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और 21 अगस्त को जो है वो उन्हें डिसीजन रिसीव हुआ था कि उनका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। द एप्लीकेशन वॉज रिफ्यूज अंडर पैराग्राफ of the immigration rules appendix skilled worker, and it has been stated that the entry clearance officer conducted an interview with the applicant and was not satisfied that the application genuinely intend and be able to perform the role applied to undertake for which he is being sponsored। अब यहाँ पर बताया गया है कि उनका इंटरव्यू लिया था इंटरव्यूअर ने और इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए कि जेन्युइनली जो है जाना चाह रहे हैं और ये इस रोल के लिए जो है वो सूटेबल है जिसके लिए इनको स्पॉन्सर किया गया है। द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट द डिसीजन मेकर हैज़ मिसरीड एंड डिसरिगार्डेड substantial evidence provided with the application and he is a genuine candidate for the job who satisfied all the immigration requirements and has provided relevant documents respectively which confirms that he has been issued with genuine certificate of sponsorship। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेंट ने सबमिट करवाया है कि जो डिसीजन लिया गया है उसमें कोई एरर है और जो केस वर्कर हैं उनकी तरफ से कोई एरर आया है, इंटरव्यूअर की तरफ से कोई एरर आया है क्योंकि वो एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं और वो इमिग्रेशन रूल्स और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे सेटिस्फाइड है और उसके साथ साथ उन्होंने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो उन्होंने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करवाए थे और उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो भी जेन्युइन था। एंड फोर्थ पॉइंट पर आपके पास आ जाता है द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट द ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद अ होम ऑफिस केस वर्कर सेवरल क्वेश्चंस वर पुट टू हिम रिगार्डिंग हिज एप्लीकेशन एंड अबाउट हिज जॉब रोल इन द यूके अंडर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट। जो केस वर्कर हैं उन्होंने उनकी जॉब रोल से रिलेटेड उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे जिसका उन्होंने आंसर भी दिया था। एंड द एप्लीकेंट बिलीव्स दैट द होम ऑफिस केस वर्कर हैज़ रीच्ड एन इनकरेक्ट डिसीजन ऑन दिस ओकेजन। अब यहाँ पर एप्लीकेंट को लगता है कि जो होम ऑफिस है उन्होंने इनकरेक्ट डिसीजन दिया है एंड ही हैज़ क्लियरली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड दैट ही विल बी एम्प्लॉयड एज अ ब्रिकलेयर। अब जो एप्लीकेंट है उनको ऐसे लगता है कि होम ऑफिस की तरफ से जो डिसीजन आया है वो इनकरेक्ट है और वो एज अ ब्रिकलेयर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको जानते हैं और सूटेबल हैं इस जॉब के लिए। द SSHD is not satisfied that the applicant could not provide the full description of his role. However, it is noted that it is impractical, completely unjust, and unreasonable to expect the applicant to have memorized the full word-to-word job description of his role. And importantly, the applicant has identified the key aspects of his job description that will most commonly be undertaking as part of his day-to-day job। अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो जॉब टाइटल उनसे पूछा गया था, जॉब डिस्क्रिप्शन जब पूछी गई थी एप्लीकेंट से तो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, लेकिन अब ये अनरीज़नेबल है, जस्ट है कि वो वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ को जो है वो याद रखें और वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ को जो है वो बताएं। कुछ चीज़ें बंदे से रह जाती हैं तो यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया है।
With regards to the statement made in the Home Office decision that the applicant does not have full understanding of his job and reasonable knowledge of his sponsoring company, unfortunately, the applicant was not expecting as he thought it might be a formal interview about his sponsoring company and job role. However, he accurately answered correctly about his job role and duties in the company. अब जब उनसे पूछा गया था एप्लीकेंट से कंपनी के बारे में, तो वहाँ पर उन्होंने जो है कंपनी को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो एक्सपेक्ट करते कि एक फॉर्मल इंटरव्यू है और उनकी जो कंपनी है उन्होंने उसका नाम बताया था और अपना जॉब रोल बताया था कि वो उस कंपनी में जॉब क्या करेंगे, और उन्होंने एक्यूरेटली आंसर किया था अपनी जॉब का कि उनकी जॉब रोल क्या होगी और उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी इस कंपनी में। तो उनका ये आंसर ठीक था, उन्होंने अपनी जॉब रोल बिल्कुल सही बताई थी और जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बिल्कुल सही बताई थी। और इसके साथ साथ with regards to question, once you have finished the initial stage of building a wall and all mortar has dried, what step would you take to complete the walls finish? जब ये क्वेश्चन से किया गया था, the applicant rightly answered that he will use a brick jointer to finish the wall. अब जब उनसे पूछा गया था कि जब वो इनिशियल स्टेज जो है ऑफ बिल्डिंग अ वॉल ख़त्म कर लेते हैं, मोर्टर जो है वो ड्राई हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिनिश करने के लिए, वॉल्स की फिनिशिंग के लिए आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो एप्लीकेंट ने आंसर किया था कि वो ब्रिक जॉइंटर को जो है वो ब्रिक जॉइंटर यूज़ करेंगे वॉल की फिनिशिंग के लिए। और उन्होंने साथ साथ ही फर्दर एक्सप्लेन दैट द ब्रिक जॉइंटर इज़ अ टूल यूज टू फिल gaps of the mortar and used for the finishing of the wall, which was clearly indicates that he is genuine person for the role ही इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड। अब जब उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर दिया था, तो इससे आइडिया होता है कि वो एक जेन्युइन पर्सन है और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट पिक्स रेशियो वुड यू यूज़ व्हेन ग्राउंडिंग पॉइंटिंग अ वॉल। अब जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया था, द एप्लीकेंट एक्यूरेटली आंसर एंड explain the ratio of sand cement one with added water to be used for grouting pointing the wall. He further submits that it is impractical, completely unjust and unreasonable to expect him to have memorized the full word to word answer. अब यहाँ पर उन्होंने जो है वो जितना उनसे क्वेश्चन किया गया था उतना उन्होंने आंसर दिया कि कौन सी रेशो जो है वो आपने पुट करनी है मिक्सचर में, तो वो उन्होंने आंसर दिया था। लेकिन अब कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये अनरीज़नेबल है कि वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ आपको याद हो। जितना उन्होंने क्वेश्चन किया था उतना इन्होंने आंसर दिया था और आंसर इनका जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट था। एंड ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन वाई आर वी पॉइंट्स यूज, कि वी पॉइंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम and he replied that he don't understand the term. The applicant believed that the case worker finding in his respect were flawed, and the applicant would like to clarify that he has genuinely been sponsored by the company and is issued with valid cause for the job. अब यहाँ पर जब उनसे पूछा गया था कि वाई आर वी वेंट्स यूज़, कि वी वेंट्स को क्यों यूज़ किया जाता है, तो इस पॉइंट पर जो है एप्लीकेंट, उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी कि उनसे क्वेश्चन किया क्या है, क्या क्वेश्चन है। जो उनके बाकी क्वेश्चन थे उनके आंसर उन्होंने सही दिए थे, इसलिए उन्हें लगता है कि उनको एक वैलिड कॉज इशू किया गया है, इसलिए क्योंकि वो एक स्किल वर्कर हैं। तो केस वर्कर की तरफ से जो है इसमें भी एरर है। विद रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन ऑन एवरेज हाउ मेनी ब्रिक्स कैन यू ले इन एन आवर, कि आप एक घंटे में कितनी ब्रिक्स जो है उसको लगा सकते हैं। द एप्लीकेंट आंसर दैट ऑन एवरेज ही कैन ले 50 to 70 ब्रिक्स इन एन आवर एंड फर्दर स्टेटेड इन हिज आंसर दैट ही कैन ले 500 ब्रिक्स पर डे। अब जब उनसे पूछा गया था कि एक घंटे में वो कितनी ईंटें जो है वो लगा सकते हैं, तो उन्होंने बताया था कि 50 से 70 ब्रिक्स जो हैं वो एक घंटे में लगा सकते हैं और पर डे में वो तकरीबन 500 ब्रिक्स का काम जो है वो कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑन एवरेज एन एक्सपीरियंस ब्रिकलेयर वर्किंग 7.5 आवर्स अ डे कैन ले 500 ब्रिक्स इन वन डे। यहाँ पर उन्होंने एक एवरेज आंसर दिया था कि जो एक्सपीरियंस ब्रिकलेयर है वो अगर 7.5 या 7 घंटे काम करता है, तो वो 500 ब्रिक्स जो है वो वन डे में पूरी कर सकता है। सो विच इज़ इक्वल टू around 66 bricks an hour. Though this answer was not comprehensive, but he had clearly indicates that he can lay 50 to 70 bricks in an hour. अब उन्होंने कंप्लीट उसी तरह वर्ड टू वर्ड नहीं बताया था कि अगर एक घंटे में इतनी ईंटें लगेंगी तो फिर वो पूरे दिन में इतनी ईंटें जो है वो लगा सकते हैं। एक एवरेज सा उन्होंने आंसर बताया था कि एक रफ आइडिया उन्होंने बताया था कि इतना जो है वो कर सकते हैं। And with regards to question regarding, can you explain to me how you make sure that your measurements are accurate when building a wall? The applicant replied that he will make sure that his work complies with the blueprint. So
नो एरर कैन हैपन। अब उनसे जब पूछा गया था कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसी वॉल की या किसी बिल्डिंग की जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो ब्लूप्रिंट्स के थ्रू जो है वो इस चीज़ को देखेंगे। दो ही डिड नॉट आंसर ब्रीफली बट ही हैड क्लियरली मेंशन्ड दैट ही विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ब्लूप्रिंट्स। अब यहाँ पर उन्होंने एक डिटेल्ड आंसर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया था टू द पॉइंट आंसर दिया था और वो बिल्कुल ठीक आंसर दिया था। And also, with regards to accommodation in the UK, it is unreasonable to expect from the applicant at this stage, as he clearly mentioned in his visa application form that he will initially reside at his friend's house for 2 days. और इसके अलावा फर्दर स्टेटेड दैट ही विल देन मूव टू स्कॉटलैंड एंड फाइंड एन अकोमोडेशन नियर टू हिज वर्क प्लेस। अब यहाँ पर जो रिफ्यूज़ल आया था उसमें एक ये रीज़न भी मेंशन था अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो अकोमोडेशन में उन्होंने जो एप्लीकेंट है उन्होंने क्लियरली अपनी एप्लीकेशन में भी ये चीज़ को मेंशन किया था कि वो 2 डेज़ के लिए अपने फ्रेंड के घर पर रहेंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ से स्कॉटलैंड मूव कर देंगे और अपनी जो प्लेस ऑफ वर्क है उसके पास में कहीं पर जो है वो अकोमोडेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एक बंदा अगर पाकिस्तान में है तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है कि वो यूके में अकोमोडेशन फाइंड करे, इसलिए तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। द SHST in their refusal raised the question that the application did not mention accurate address and access to workplace in his online visa application form. The applicant submits that if he knew he would be asked, he would have booked a place and provided a tenancy agreement for your kind satisfaction. He already explained that he was waiting for his visa approval to confirm to book an accommodation near to his workplace. अब यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि उन एप्लीकेंट को नहीं पता था कि उन्होंने जो एक्यूरेट जो एड्रेस है उसको मेंशन करना होता है जब आपसे पूछा जाता है। और जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनसे ये बातें पूछी जाती, उन्हें पता होता कि ये सब कुछ पूछा जाता है, तो फिर वो एक जो प्लेस है उसको बुक करवा लेते और सेटिस्फेक्शन के लिए उसको बुक करवा लेते। और इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि जब उनका वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा अप्रूवल उनका आ जाएगा, तो फिर जो है वो अकोमोडेशन को कंफर्म कर देंगे, अपनी अकोमोडेशन बुक करवा लेंगे। द डिसीजन मेकर हैज़ इनिशियली फेल टू कंसीडर रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर फेल टू कंसीडर दैट द एप्लीकेंट हैज़ मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो डिसीजन मेकर है, तो पहले उन्होंने रेलेवेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया और उसके बाद जो एप्लीकेंट की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन पर नहीं उतरते, इस चीज़ को भी उन्होंने जो है वो कंसीडर नहीं किया था। In this case, the evidential flexibility policy for points-based system applicant was upheld by the Supreme Court. The process instructions was 21 as its full title indicated. The process instructions were addressed to the agency's caseworker who were processing applicants for visas by reference and to the point-based system. The reference in the title to evidential flexibility was an indication in shorthand that the instruction was that caseworkers should show some albeit limited flexibility in relation to the applications from which requisite information had been omitted and in particular which had not been accompanied by requisite evidence। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया है कि जो केस वर्कर की तरफ से जो है एप्लीकेशंस में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिया करें, और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कहीं कहीं जो एक ह्यूमन एरर आ जाता है, तो उसके लिए फिर जो है उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देनी चाहिए। As an ECO has failed to act fairly, the applicant seeks to rely on the court for appeal judgment, where the court held that it is further common ground that in deciding whether the applicant has to satisfy him, the Secretary of State must act fairly, which means both that the must set up of a fair system to enable the decision to be made and that he must operate the system fairly। अब यहाँ पर कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी होते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी तरफ से भी डिसीजन जो है वो फेयरली किया जाए। द एप्लीकेंट रेफर्स टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स अप्रोच in which Lord must still held that what does fairness require in the present case? My lord, I think it is unnecessary to refer by name or to quote from any of the often cited authorities in which the court have explained what is essentially an initiative judgment. They are far too well known. From them I derive that where an act of our parliament confers an administrative power, there is a presumption that it will be exercised in a manner which is fair in all the circumstances. The standards of fairness are not immutable. They may change with the passage of time,
both in the general and in the application to decisions of a particular type 3. The principle of fairness are not to be applied by the root identically in every situation. What fairness demand in dependent on the context of the decision, and this is to be taken into amount in all its aspects and essential features of the context which creates the discretion as regards both its languages and the shape of the legal and administrative system within which the decision is taken. Fairness will be often required that a person who may be adversely affected by the decision will have an opportunity to make representations on his own belief either before the decision is taken with a view to producing a favorable result or after it is taken with a view to procuring its modification or both. Since the person affected usually cannot make worthwhile representations without knowing what factors may weigh against his interest, fairness will very often require that he is informed of the gist of the case which he has to answer. अब यहाँ पर उन्होंने सारी बातों को एक्सप्लेन किया है, अपील की है कि इस एप्लीकेशन को जो है वो रिकन्सीडर किया जाए एंड सारे डिसीजंस उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और सारे रीजंस उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें जो है इस एप्लीकेशन को दोबारा से कंसीडर करना चाहिए. With a view of above judgment in duty to satisfy the principle of fairness and to establish that the Secretary of State has dealt with an application fairly, the decision maker should have considered all aspects of his case in light of credibility evidence provided, whereas the respondent has failed to do so. अब यहाँ पर भी उन्होंने इसी चीज़ को मेंशन किया है कि जो इस एप्लीकेशन को जो है वो रिव्यू किया जाए और एक फेयर डिसीजन जो है उन्हें दिया जाए जो कि पहले नहीं हुआ. द एप्लीकेंट स्ट्रांगली डिसअग्रीज विद द assertions of SSHD in relation to his finding of his job not being genuine. This is serious allegation which is rather bizarre, insulting or discouraging for a candidate who has genuine job and a valid certificate of sponsorship at the time of application. अब यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उन्होंने स्ट्रांगली जो है वो डिसअग्री किया है इस डिसीजन के साथ क्योंकि ये उनके लिए एक सीरियस एलिगेशन है और बहुत उन्हें इंसल्टिंग लगा है कि उनको ये कहा गया कि उनकी जॉब जो है वो जेन्युइन नहीं है और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है उनका जेन्युइन नहीं है, जबकि दोनों चीज़ें जो है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है. द एप्लीकेंट submits that majority of the information was perfectly fine and all requirements were met by the application, and the SSHD has refused the applicant's application on the basis of interview, as this issue could have easily been resolved once the further information was submitted. अब यहाँ पर एप्लीकेंट ने बताया है कि मेजॉरिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक थी और जो कुछ चीज़ों पर उनको जज किया गया है जो कि ईज़िली रिजॉल्व हो सकती थी अगर वो और इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा देते. तो देयर फॉर दिस डिसीजन बाय SSHD इज़ Wensbury unreasonable, as the applicant's application has been refused not based on specific requirements of the immigration rules but based on the assumption made by the SSHD and also a result of lack of care understanding when making a decision. अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि इमिग्रेशन रूल्स जो है वो कम यहाँ पर इमिग्रेशन रूल के अंडर उनके एप्लीकेशन नहीं आती थी, नहीं उनको जो है रिफ्यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद से अजम्पशंस लगाए हैं इसलिए उनको लगता है कि ये जो है लैक ऑफ केयर है और मिसअंडरस्टैंडिंग है. एंड ऑन द होल SSHD हैज़ मेड एन unduly harsh decision which includes clear error which have contributed to the application being refused. In light of the above, the applicant requests that the refusal decision should be reviewed as he should be granted entry clearance as a skilled worker. अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाए और इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख कर डिसीजन लिया जाए. तो ये था हमारा आज का रिफ्यूज़ल लेटर जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है. जैसे ही हमें इसका आंसर रिसीव होगा हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और होपफुली कि आपने इस एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गए हैं और मोस्टली लोगों के जो है वो सेम रीज़न्स भी हो सकते हैं. तो अगर आपके भी सेम रीज़न्स हैं और आप भी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोडेड हैं. एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू से रिलेटेड हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा. और अगर आपको फ़र्दर असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे
जो ईमेल है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। हमारी यूकी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। Hope you like the video, and if you did, then please subscribe to our channel for more informative videos and also press the bell icon for latest updates. Also comment below, share it with your friends, like this video. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।